स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो आरबीआई द्वारा एक मेजर स्टेप यहां पर लिया गया जिसके तहत दो एनबीएफसीज जिनके ऊपर सुपरवाइजरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई हैं, जाहिर सी बात है आरबीआई को लगा होगा कि भैया कंप्लायंस में रहते हुए अभी एनबीएफसीज काम कर रही हैं तो ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाए। बट इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाने का जो समय है ये किस चीज़ के साथ कोइंसाइड करता है? ये कोइंसाइड करता है विद द रीसेंट अपडेट जो कि एनएसओ द्वारा यहाँ पर एस्टिमेट्स में निकाली गई दैट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 जीडीपी ग्रोथ रेट हमें 6.4% का देखने को मिलेगा, विच इज द लोएस्ट आफ्टर द पेंडेमिक। अब यहां पर एक सवाल सामने आता है। सवाल क्या है कि एनबीएफसीज का कितना रोल है हमारी इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में? क्या यदि ऐसे एनबीएफसीज को हम अलाउ करते हैं कि भैया आप अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कीजिए एंड बढ़ चढ़ के यहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ कीजिए, तो क्या उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे, या कोई ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट भी है जिसे हमें कंसिडर करना चाहिए, जिस पर रेगुलेटर को भी काम करना चाहिए ताकि वो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट ना करे इंडियन इकोनॉमी पर? तो आज का जो हमारा सेशन है उसका यही ऑब्जेक्टिव है। आइए समझते हैं पूरा एनबीएफसीज के इस रोल को, किस तरीके से वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में, एज वेल एज कि क्या रिसेंट डेटा हमें देखने को मिला है एज पर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो कि दिसंबर 2024 को ही रिलीज की गई है आरबीआई द्वारा, जिसके कारणवश एनबीएफसीज पर और कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। ऑलराइट, तो ये दो पर्टिकुलर एनबीएफसीज हैं, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड एंड डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। एंड देखिए एनबीएफसीज डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एंड अगर मैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करूं तो उस प्रकार से जो अंडर सर्व्ड या फिर अनसर्व्ड कैटेगरीज हैं हमारे इंडियन पॉपुलेशन की, उनको माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करने में बहुत अहम रोल निभाते हैं, राइट। बट इन पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उसके कारण क्या थे? कारण थे कि भैया बहुत हाई प्राइसिंग, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट यहाँ पर ये चार्ज कर रहे थे। एंड ये सिर्फ यही एनबीएफसीज नहीं थे, इनके अलावा इस प्रकार के अरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड नबी फिनसर्व, ये भी ऐसे एनबीएफसीज थे जिनके ऊपर आरबीआई द्वारा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए थे। बट वे पर जो भी रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगाई गई थी उन्हें हटा दिया गया था लास्ट ईयर 2024 में, राइट। तो यहाँ पर जब ये हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं तो जाहिर सी बात है बोरोअर के लिए मुश्किल हो जाता है कि भैया वो अपने उधार की भरपाई कर सके। बोरोअर यदि अपने उधार की भरपाई नहीं कर पाएगा तो उस केस में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स माने कि एनपीएस का नंबर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो बैंकिंग सिस्टम है उनकी जो एसेट क्वालिटी है वो हमें डिटेरेट होती हुई देखने को मिलेगी, जो कि हमारा रेगुलेटर आरबीआई बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, राइट। तो इसी कारणवश ऐसे एनबीएफसीज पर आरबीआई द्वारा यहाँ पर एक्शन लिया गया एंड रोक लगाएगी कि भैया आपके थोड़े से ऑपरेशंस यहाँ पर हमें स्ट्रीमलाइन करने पड़ेंगे, कंप्लायंस में लाने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ऑलराइट, बट ये जो पर्टिकुलर स्टेप यहाँ पर लिया जाता है, किस प्रकार से एनबीएफसीज को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाती है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि भैया एसेट क्वालिटी हम मेंटेन करके रखें, कि एनपीएस का नंबर ना देखने को मिले, राइट। बट एट द सेम टाइम जब वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाती हैं तो डेफिनेटली एनबीएफसीज द्वारा फिर बढ़ चढ़ के यहाँ पर लैंडिंग की जाएगी। अगर लैंडिंग में यहाँ पर हम इंक्रीज देखते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, विच विल क्रिएट मोर डिमांड इन द इकोनॉमी, जिस कारणवश सप्लाई साइड मेजर्स लिए जा सकते हैं, विच विल रिजल्ट इन मोर क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डेफिनेटली उसकी वजह से जीडीपी नंबर्स में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं हाँ, ये बिल्कुल बात सत्य है कि एनबीएफसीज एक पॉजिटिव रोल यहां पर प्ले कर सकते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ में, राइट। बट ये जो पॉजिटिव रोल है, क्या एग्जैक्टली अगर यही ऑपरेशन इनके कंटिन्यू रहें तभी हमें देखने को मिलेगा? तो ये इसको समझते हैं कि बेसिकली ये पहली बात जो 6.4% का हमें यहाँ पर देखने को मिला, राइट, ये सभी ने हमने डिस्कस कर चुके हैं इसको, हमने पहले भी एक वीडियो इस पर यहाँ पर बनाया था कि क्या इसके कारण यहाँ पर देखने को मिले हैं। बट सबसे जो प्रोमिनेंट कारण था यहाँ पर वो क्या था कि जो हाई इंटरेस्ट रेट्स देखने को मिल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में। अब देखिए हाई इंटरेस्ट रेट्स का तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं है कि भैया उनको जानबूझ के यहां पर रखा जा रहा है। रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जिस प्रकार के ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हमें देखने को मिले, उसके बाद ही ये हाई इंटरेस्ट रेट्स यहां पर किए गए, रेपो रेट यहां पर बढ़ाया गया बाय आवर रेगुलेटर, बाय आवर सेंट्रल बैंक आरबीआई। एंड यही एंटिसिपेशन में ताकि
इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आपके काम डाउन हो सके, इन्फ्लेशन हमें कम होती हुई देखने को मिले। बट अभी भी फूड कॉमोडिटीज के केस में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। एंड बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि अगर पिछले 2 डेकेड्स की बात की जाए ना, अब देखिए ये जो लास्ट चेंज किया गया था फरवरी 2023 में किया गया था 6.5% का, बात आ चुकी है जनवरी 2025 की, राइट, क्लोज टू 23 मंथ्स यहां पर हो चुके हैं, राइट। तो पिछले 2 डेकेड्स में जो हाईएस्ट, जो मैक्सिमम पॉज यहां पर लिया गया था आरबीआई द्वारा कि एक रेपो रेट पर बहुत लंबे समय तक वहां पर जो टिके थे, फिर उसको कट डाउन किया गया था, वो था 11 महीनों का। अब वो जो रिकॉर्ड था 11 महीनों का, वो कब का खत्म हो चुका है एंड हम यहां पर करंटली 23 मंथ्स पर स्टैंड कर रहे हैं, राइट। अब ये जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं या उस प्रकार की जो टाइट रेगुलेटरी जो यहां पर आरबीआई द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि भैया उस प्रकार की हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, उतना क्रेडिट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा, हालांकि बढ़ रहा है, राइट, बट जितना एंटिसिपेटेड है, जितना हम चाहते हैं अपने देश को विकसित भारत बनाना बाय 2047, राइट, ट्रिलियन इकोनॉमीज के हमने यहाँ पर टारगेट सेट करके रखे हैं। तो उन सभी चीज़ों के लिए हमें और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें और यहाँ पर कंजम्पशन चाहिए, और यहाँ पर स्पेंडिंग चाहिए, ताकि हमारे जीडीपी नंबर्स यहाँ पर ग्रो कर सकें, ऑलराइट। बट ये जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, कहीं ना कहीं इन वर्ष जो आरबीआई द्वारा उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो स्टांस मेंटेन किया जा रहा है कि अभी इस रेपो रेट को कम नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट पड़ा है इस 6.4% की ग्रोथ रेट के नंबर पर, राइट, जो कि लोएस्ट मानी जा रही है आफ्टर द पेंडेमिक, ऑलराइट। तो इसी कारणवश एनबीएफसीज के ऊपर थोड़ा फोकस किया जा रहा है कि भैया एनबीएफसीज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उस प्रकार से यहाँ जो पर्सनल फाइनेंस है या जो आपकी अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, अब यहाँ पर अनसिक्योर्ड लेंडिंग हम किसे कहते हैं? अनसिक्योर्ड लेंडिंग हम उसे कहते हैं जहां पर बिना कोलैटरल के उधार दिया जाता है, जहां पर कोलैटरल की आवश्यकता नहीं रहती। आप यदि होम लोन लेने जाते हैं, यदि आप गाड़ी का लोन लेने जाते हैं, तो भैया गाड़ी उस समय पे बैंक की रहती है जब तक आप लोन की भरपाई नहीं करते। सिमिलरली घर भी आपका बैंक का रहता है जब तक आप होम लोन की भरपाई नहीं करते। तो वो एक इन द फॉर्म ऑफ कोलैटरल है। ये आप कोई और लोन लेने जाएंगे तो उस केस में आपको कुछ ना कुछ कोलैटरल रखना पड़ेगा। जैसे गोल्ड लोन की बात कर लेते हैं कि गोल्ड लोन के केस में भी आपको गोल्ड कोलैटरल की फॉर्म में रखना पड़ता है। बट ये जो करंटली अभी आपके जो एनबीएफसीज हमारे देश में काम कर रहे हैं, मोस्टली इनके द्वारा की जा रही है अनसिक्योर्ड लेंडिंग, पर्सनल लोन की क्राइटेरिया में, कैटेगरी में खासकर, राइट। एंड अगर हम ट्रेंड्स को यहां पर देखें तो कहीं ना कहीं जो आपकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है 2025 के लिए यहां पर एस्टिमेशन लगाई जा रही है कि इसमें भी हमें थोड़ा सा डाउनफॉल होता हुआ देखने को मिलेगा, राइट। जिस कारणवश एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर सामने आता है कि जी नहीं, इट इज नॉट कि सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के क्रेडिट ग्रोथ में यहां पर फॉल है, राइट, ग्रोथ रेट में यहां पर फॉल है, नहीं, एनबीएफसीज के केस में भी ये सेम ट्रेंड यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, ऑलराइट। एंड खासकर जो आपके मेजर एनबीएफसी जैसे जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं या हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तरीके से काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फोकस रखा जा रहा है। तो इनमें तो हमें ग्रोथ और बढ़ती हुई, साल दर साल बढ़ती हुई यहाँ पर चाहिए, ऑलराइट। तो कहीं ना कहीं ये जो रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाती हैं या इन रिस्ट्रिक्शंस को जो वापस लिया जाता है, आरबीआई द्वारा रिवोक किया जाता है, उनका ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि भैया ये जो एनबीएफसीज के ऑपरेशंस हैं, राइट, जिसकी वजह से हमें क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिलती है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, इन ऑपरेशंस पर बिना बात की रुकावट ना लगाई जा सके एंड उस प्रकार से ये क्रेडिट ग्रोथ में एक पॉजिटिव रोल यहाँ पर प्ले कर सकें। और वो पॉजिटिव रोल कैसा है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से क्रेडिट ग्रोथ की वजह से कंजम्पशन पैटर्न्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, लोन्स की डिमांड वहाँ पर बढ़ती है, डिमांड बढ़ाई जाती है फिर गुड्स एंड सर्विसेज की, एंड सेम चीज़ अगर सप्लाई साइड पे भी किया जाए तो ओवरऑल जीडीपी नंबर्स में भी हमें पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है, ऑलराइट। चलिए, तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई हो। बट अब आती है बात कि ये जो पर्टिकुलर पॉजिटिव चेंज की हम बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये पॉजिटिव चेंज हमें किसी तरीके से देखने को मिल रहा है, कहीं कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं जो हम यहां पर देख ही ना रहे हों। तो भैया जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यहां पर आरबीआई द्वारा दिसंबर 2024 में रिलीज की गई है, उस केस में एनपीएस के लिए जो जीएनपीए रेशियो है, नाउ व्हाट इज द जीएनपीए रेशियोस, बेसिकली कि कितने आपके ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं
डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एसेट जो कि यहां पर जनरेट किए जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एसेट्स रहेंगे ये किस प्रकार के एसेट्स की बात की जा रही है कि भैया जब एनबीएफसी लोन वहां पर जनरेट करता है, एनबीएफसी जब लोन वहां पर देता है तो भैया एनबीएफसी के लिए जो लोन है ना ये उसके लिए एसेट की कैटेगरी में आएगा, बोरोअर के लिए सेम लोन लाइबिलिटी की कैटेगरी में चले जाएगा। बट वहीं जो एनबीएफसी है, जो लेंडर है, उसके लिए वो एसेट बनेगा, बिकॉज इस पर जब वो उसे इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इंटरेस्ट की पेमेंट्स मिलेगी तो वो उसकी रिटर्न रहेगी उस एसेट पर, राइट। सो जीएनपीए की जो रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एसेट्स। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने वाली क्या है, सितंबर 2024, मार्च 2024, सितंबर 2023 एंड मार्च 2023। चलिए इतना पीछे क्यों जाना, हम इन दो पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स को फोकस में रखते हैं, राइट। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर ये एनबीएफसी यूएल क्या है, एमएल क्या है, तो बेसिकली एनबीएफसीज की जो रेगुलेशन है वो स्केल बेस्ड रेगुलेशन है, जिसमें 3 डिफरेंट लेयर्स में एनबीएफसीज को रखा जाता है, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, और सबसे ऊपर एक टॉप लेयर आती है। तो बेसिकली जैसे जैसे इस स्केल में आप अगर बेस लेयर की बात करते हैं, यहाँ पर आपका मिडल लेयर आ जाता है, यहाँ अपर लेयर आ जाता है और ये आपकी टॉप लेयर आ जाती है। तो जैसे जैसे एनबीएफसीज बेस लेयर से मिडल लेयर, अपर लेयर में जा रहे हैं, वैसे वैसे उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क है, वो और यहाँ पर स्ट्रेंथन होता जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि अपर लेयर के केस में क्या करें कि भैया जो जीएनपीए की रेशो है, राइट, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो ऐसे लोन्स जो कि वापस नहीं आ पा रहे, जिनकी उधारी अब पूरी नहीं हो पा रही, भैया बोरोअर्स उस पैसे की भरपाई नहीं कर पा रहे, राइट, तो ऐसे लोन्स के केस में हम क्या देख रहे हैं कि जीएनपीएस के नंबर में इंक्रीज आता हुआ देखने को मिल रहा है फॉर सर्टेन एनबीएफसी जो कि अपर लेयर की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। वहीं मिडिल लेयर के केस में थोड़ा सा डिक्लाइनिंग है, बट अपर मिडिल के केस में देखें तो बहुत मेजर फर्क हमें देखने को नहीं मिल रहा। अब देखिए जैसे जैसे रेगुलेशंस इंप्रूव होती हैं वैसे वैसे एनपीएस के नंबर हमें कम होते हुए देखने को मिलने चाहिए, बट यहाँ पर एक मेजर सा फैक्टर सामने आता है कि जी नहीं, ऐसे एनबीएफसीज के केस में हमें एनपीएस का नंबर भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। तो क्या इन एनबीएफसीज को एज इट इज कंटिन्यू करना चाहिए अपने ऑपरेशंस को, या इन्हें किसी प्रकार के और स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की आवश्यकता है? क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा, राइट, कि आपको बहुत इजीली डिजिटल लेंडिंग एप्स के थ्रू लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, आए दिन कॉल आता है कि भैया लोन ले लो, लोन ले लो, राइट। जिस व्यक्ति की क्रेडिट वर्दीनेस भी नहीं है उसको भी यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। अब इसमें आप सोच रहे होंगे तो सर क्या दिक्कत है, एनबीएफसीज हैं, लोन दे रहे हैं, अगर उनकी भरपाई नहीं हो पाई तो एनबीएफसीज का यहाँ पर नुकसान है। बट इसको थोड़ा सा और समझना चाहिए। समझना किस तरीके से चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर एनबीएफसीज हैं, इनके पास पैसा आता कहाँ से है, व्हाट इज देयर मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग। इनकी जो मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग है, इट इज आर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, भैया जिसमें आप अपना पैसा डिपॉजिट करते हो, वही आगे जाके एनबीएफसीज को देते हैं कि भैया आगे जाके उधार दो, राइट, और पैसा कमाओ और हमें भी कमा के दो, राइट। तो इन पर्टिकुलर एनबीएफसीज के लिए जो मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग, और यही चीज हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में भी यहां पर कही गई, राइट, कि इन पर्टिकुलर एनबीएफसीज के लिए जो मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग है, इट इज आर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जिनमें आप अपना खुद का पैसा यहां पर रखते हैं, ऑलराइट। तो कहीं ना कहीं इट इज इंपॉर्टेंट कि इन एनबीएफसीज के जो ऑपरेशंस हैं, इन एनबीएफसीज के द्वारा जो लेंडिंग यहां पर की जा रही है, वो एग्जैक्टली उसी बेसिस पर की जाए जितनी क्रेडिट वर्दीनेस वहां पर बनती है। अनसिक्योर्ड लेंडिंग यदि हम यहां पर बढ़ाते गए तो उस केस में एनपीएस का नंबर यहां पर बढ़ता जाएगा। एंड इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ और सिर्फ हमें एनपीएस का नंबर यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है कि एक सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने यहां पर कहा है, नहीं, 30% का जंप पाया गया इन गोल्ड लोन एनपीएस। अब गोल्ड लोन एनपीएस बेसिकली क्या होते हैं कि जहां पर जो बोरोअर है वो अपना गोल्ड सबमिट करता है, वो सर्टेन एनबीएफसी, एंड एनबीएफसी उसके चलते यहां पर कैश प्रोवाइड करता है, मतलब जो लोन है वो यहां पर प्रोवाइड करता है। तो 30% का जंप पाया गया है इन गोल्ड लोन एनपीएस ऑल्सो इन अप्रैल जून के जो आपका क्वार्टर देखने को मिला। अब ये कारण क्या था कि भैया लोगों के पास पैसा ही नहीं आ रहा था, है ना, कईयों का यहाँ पर लाइवलीहुड खत्म हो गया, ले ऑफ हमें देखने को मिला, राइट। स्लो डाउन की वजह से ये मेजर इंपैक्ट यहाँ पर पड़ा कि लोग अपने लोन्स की भरपाई नहीं कर पाए, राइट। एंड बेसिकली यही गोल्ड लोन जब आपके न्यूज में चल रहे थे उस समय पे भी आपकी कुछ ऐसी एनबीएफसीज थी जिनके ऑपरेशंस पर फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाई दी गई थी। कारण पता है क्या था उस चीज का, बिकॉज जब भी यहाँ पर लोन इशू किया जाता है तो एनबीएफसी यहाँ पर लोन किसके बेसिस पे इशू कर रही है, गोल्ड को इन द फॉर्म ऑफ कोलैटरल रखते हुए। तो यहाँ जो लोन टू वैल्यू रेशियो है,
वो 75% तक की मैक्सिमम होनी चाहिए। माने कि अगर 1 लाख का गोल्ड है तो उस पर लोन 75,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये पाया गया कि कुछ एनबीएफसीज 1 लाख के गोल्ड पर 75,000 से ज्यादा का लोन वहां पर एक्सटेंड कर रहे थे, मतलब लोन टू वैल्यू की जो रेशियो थी उसको यहां पर फॉलो नहीं कर रहे थे। एंड जिसका रिजल्ट फिर हमें क्या देखने को मिला कि गोल्ड लोन के एनपीएस में भी यहां पर इंक्रीज पाया गया। अब ये बेसिकली जो मार्जिन है 25,000 का ही क्यों रखा जाता है कि भैया एनबीएफसीज के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड यहां पर अवेलेबल रहे, एक पर्टिकुलर बफर यहां पर अवेलेबल रहे, ताकि कल को ऐसे उधारों में डिफॉल्ट होने लग पड़े तो उस केस में वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें, राइट। बट यही रेशो ढंग से फॉलो नहीं की जा रही थी, राइट। तो कहीं ना कहीं एनबीएफसीज की जो ये पूरी कहानी है, जो एनबीएफसीज को यहाँ पर बढ़ावा देना है या उनको बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से रखना है, ये दोनों ही चीजें ना दो धारी तलवार के तरीके से काम करती है। डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम अगर उनकी रेगुलेशन में अच्छे पॉजिटिव चेंजेस देखने को ना मिले तो उस कारणवश नेगेटिव इंपैक्ट भी ये क्रिएट कर सकते हैं। बट क्या सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अपनी इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सिर्फ प्राइवेट कंजम्पशन ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है? तो देखो, अगर हम जीडीपी नंबर देखें तो उस हिसाब से जो आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, राइट, ऑन एन अप्रॉक्सीमेट 56% ऑफ द टोटल जीडीपी, यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है मोर देन 50% आपकी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से यहाँ से आ रही है, जो लोगों के द्वारा यहाँ पर स्पेंडिंग की जाती है, राइट। बट अगेन हमें बाकी पैरामीटर्स के ऊपर भी काम करना चाहिए, हमें जीएफसीएफ को बढ़ाने के ऊपर भी यहाँ पर काम करना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ाई जा सके, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर बट ऑल्सो फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इटसेल्फ, ताकि उस प्रकार के नए कैपिटल एसेट्स प्रोजेक्ट्स यहां पर बनाए जा सकें जो कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करें, नई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स यहां पर क्रिएट की जा सकें, जो कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, राइट। बट हाँ, डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि उसकी करंटली वेटेज है, तो कहीं ना कहीं फोकस सबसे ज्यादा उसी के ऊपर जाता है कि प्राइवेट स्पेंडिंग यहाँ पर बढ़ाई जा सके। एंड यही चीज ना 2022, 2023, 2024 इन सभी सालों में एक चीज यही कॉमन थी कि जब दुनिया भर में 3% तक की ग्रोथ देखने के लिए भी बहुत वाहवाही की जा रही थी, इंडिया में फिर भी आपका 6-7% की ग्रोथ या 8% तक की ग्रोथ वहां पर देखने को मिली। और उसका सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूटर था वो क्या था? यही प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। सो डेफिनेटली हमें अपने एनबीएफसीज को प्रमोट करना पड़ेगा, उनके ऊपर अगर इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं तो उनको टाइम टू टाइम रिमूव भी करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम जो उनके ऑपरेशंस हैं उनको और बेहतर करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स और स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे। क्रेडिट वर्दीनेस के बेसिस पर ही लैंडिंग की जाए, या जिसे हम कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी लैंडिंग होनी चाहिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनी अदर क्राइटेरिया बट इन टर्म्स ऑफ कि क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं। अनडिस्क्रिमिनेटरी लैंडिंग रहेगी, कोई भी उधार मांग रहा है उसको हम उधार दे रहे हैं, तो उस केस में वो नेगेटिव इंपैक्ट डेफिनेटली क्रिएट कर सकती है, एक बैड एसेट का बबल क्रिएट कर सकती है, जो कि एक बार यदि फटे तो उस केस में हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे कि बैंकिंग सेक्टर पूरा हमारा यहाँ पर डिसरप्ट हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट कहानी थी आज के सेशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन की बात करें, एसीएल फाइनेंस की बात करें, तो लास्ट ईयर उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, बाद में हटा दी गई थी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जेएम फाइनेंशियल की बात करें तो उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर लगाई गई थी, लेटर ऑन उसे भी यहाँ पर हटा दिया गया था। सिमिलरली बजाज फाइनेंस हो गया, आईएएफएल फाइनेंस, जो कि मैंने आपको बताया कि भैया गोल्ड लोन्स के इशुएंस में इनके द्वारा लोन टू वैल्यू रेशो को ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा था, 75% को ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा था, इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, लेटर ऑन इन्हें भी यहाँ पर हटा दिया गया। सो डेफिनेटली इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप दैट आरबीआई टेक्स व्हेन दे इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन दीज एनबीएफसीज टू मेक श्योर कि एनबीएफसीज कंप्लाइंस में रहते हुए यहाँ पर काम करें एंड उनके एसेट की क्वालिटी भी यहाँ पर मेंटेन रहे। बट एट द सेम टाइम अगर हमें ऐसे एनपीएस का नंबर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि खासकर आपके अनसिक्योर्ड लेंडिंग का ज़्यादा है, पर्सनल लोन्स की कैटेगरी में ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमें वैसे नेसेसरी स्टेप्स भी यहाँ पर लेने पड़ेंगे ताकि ऐसे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऐसे बैड लोन्स के, उनको हम यहाँ पर मिटिगेट कर सकें। चलिए, तो आज के सेशन की यही कहानी थी। आई होप कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आपको ज़रूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।